नमस्कार। पर्यावरण विशेषांक भाग 1 में चर्चा करूंगा जलवायु परिवर्तन एक नज़र में, और बहुत सारे बिंदुओं को कवर करूंगा जो तमाम विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन पूछे जाते रहते हैं। तो मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें और कॉपी पेन ले करके बैठें, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरा कमेंट करके सुझाव देते रहें। मैं प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा में हूँ, और यह जो वीडियो होगा वो किसके लिए उपयोगी होगा तो मैंने पहले ही बता दिया कि टीईटी परीक्षा, सीटेट या अन्य राज्यों की जो परीक्षाएँ होती हैं और तमाम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो पहली बात तो पर्यावरण क्या है, ये तो लगभग सभी को पता होगा। हमारे चारों ओर जो घेरा है वायुमंडल का, वही पर्यावरण है। उसमें जो कुछ भी शामिल है, हम भी उस पर्यावरण के एक अंग हैं। तो प्रश्न उठता है, मेरा वीडियो का शीर्षक है जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा वैश्विक संकट बन चुका है, ये बात जान लीजिए। अभी आप लोगों ने देखा, इस बार 2025 की बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति राज्यों में हुई है, जैसे पंजाब, बिहार में तो हर साल होती है, लेकिन इस बार पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य बाढ़ से जूझ रहे थे। लाखों लाखों घर, हजारों गांव पानी से चारों तरफ घिर गए थे, जीवन संकट में आ गया है, और आज भी उनके पुनर्वास के लिए हमारी सरकारें रात दिन कार्य कर रही। तो यहाँ केवल पर्यावरण मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे देश की, हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। राजनीतिक सब अपनी अपनी राजनीति रोटी सेंक रहे हैं, यहाँ तक कि जो सामग्री पहुँचाई जा रही है उस पर अपना नाम लिख रहे हैं ताकि अगली बार वोट में दिखाया जा सके कि मैंने आपको मदद करी। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, ये बात आप जानते होंगे। हमारे देश की जो जलवायु है उस पर अगर हमारा जीवन बना रहेगा, पानी भी ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी ना हो जाए कि बाढ़ आ जाए, है ना। तो ये सब अनियमित घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, हमारे इंसानों द्वारा जो गतिविधियां हो रही हैं। हम पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि नहीं कर रहे हैं, उसके विपरीत गतिविधि कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा, हाईवेज बनाने के लिए ना जाने कितने मोटे मोटे 400 500 साल पुराने पेड़ों को एक झटके में सरकार ने उड़ा दिए। ठीक है, मुझे रोड तो मिल गई, लेकिन सोचिए क्या उतना बड़ा पेड़ तैयार कर पाएगी। मैं आज ही हाईवे से गुजर रहा था तो मैंने देखा वहाँ पर झाड़ियाँ और फूल के पेड़ लगाए जा रहे हैं। जहाँ इतने मोटे मोटे पेड़ जो 400-500 साल से थे, उसकी जगह झाड़ियों के पेड़ से काम नहीं चलने वाला। मुझे वो पेड़ चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन कर दिया है, उसे रिवर्स भी करना है हमी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोगों ने सोचा कि जलवायु परिवर्तन करना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन की अवधारणा नई नहीं है। 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। हमारा देश, हमारी दुनिया बहुत संकटों से जूझी, जिसमें दो विश्व युद्ध हुए। उसी में परमाणु बम की भी खोज हुई। हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने उसका प्रयोग भी करके देख लिया। लेकिन जब लोगों को लगा कि अरे यार, इससे तो पूरी धरती ही नष्ट हो जाएगी, जब कोई रहेगा ही नहीं तो जीवन किस काम आएगा, तो मेरे भाइयों, वैज्ञानिकों ने खोजना शुरू कर दिया, और उन्हें दिखाई पड़ा कि हर साल कुछ ना कुछ ये गर्मी बढ़ क्यों रही है। तो पता चला कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उसकी खोज हुई। आप भी जाकर के गूगल पर ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जब खोज करेंगे तो पता चलेगा, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ फूरियर ने 1824 में पहली बार ग्रीन प्रभाव की परिकल्पना की थी, जिसे जॉन टिंडल ने 1859 में प्रयोगों से साबित किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें ऊष्मा को रोक रही हैं। अभी रोकती कैसे हैं, यानी जो सूरज से रोशनी आ रही है उसमें गर्मी भी हमको मिल रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आइए ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम समझते हैं। तो सूरज से जो रेडिएशन हो रहा है और उससे
गर्मी हमारे वायुमंडल में आ रही है, एटमॉस्फेयर में आ रही है। तो वो गर्मी, ये जो चारों तरफ घेरा देख रहे हैं गैसों का, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ये गैसेस क्या कर रही हैं? गर्मी को वापस नहीं जाने दे रही हैं, बल्कि इसी में ही ऐसे घिर जा रही है। तो ये गर्मी जो है इसी वायुमंडल में क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो जितनी ज़्यादा गैसेस होंगी उतनी ज़्यादा हर साल गर्मी बढ़ेगी। तो प्रश्न कैसे आता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, है ना? तो आपको उनमें से लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ। ये फ़ोटो मैंने EDU CBA से साभार लिया था, उनको धन्यवाद, ऐसी फ़ोटो मुझे प्राप्त हुई। तो जब तमाम विश्व युद्ध और शीत युद्ध की समाप्ति हुई और सब पूरे दुनिया के देशों ने मिलकर सोचा कि नहीं यार, पृथ्वी को बचाना पहली ज़रूरत है, तो 1988 में IPCC, नोट कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर एक पैनल बनाया। IPCC कब बनाया था? ये बहुत बार पूछा गया है। 1988 में इस पर वैश्विक ध्यान लोगों का केंद्रित हुआ। तो आइए लिए चलते हैं IPCC के बारे में थोड़ा सा समझने के लिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे IPCC, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे WMO और यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत 1988 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी का आकलन करना। क्योंकि इतना लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वैज्ञानिकों को लगा दिया गया कि पहले समझो यार, ये परिवर्तन क्यों बदल रहा है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, और तकनीक से हमारे कैसे आर्थिक जीवन को, सामाजिक जीवन को ये प्रभावित कर रहा है, इन सब के बारे में वैज्ञानिक समझ बढ़ाना। यानी पहली बात तो इनका उद्देश्य क्या था कि वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करना, नीति निर्माताओं का समर्थन करना और वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना, इतना हमारा उद्देश्य था। तो ये सभी मूल्यांकन करके, कारणों का पता लगा करके रिपोर्ट को साझा करती है, ये एक संस्था है। चलिए, अब मेरा प्रश्न ये है, IPCC के हेड ऑफिस कहाँ है? आप लोग खोज करके कमेंट करेंगे। उसके बाद 1992 में, 88 के बाद, यानी 4 साल बाद जब वैज्ञानिक समझ आकलन की रिपोर्ट मिल जाती है, तो 1992 में रियो का पृथ्वी सम्मेलन होता है। ये कई बार प्रश्न आया था, पृथ्वी सम्मेलन रियो में किस सन में हुआ था? 92 में, या कहाँ हुआ था? रियो कहाँ है? ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो एक शहर है। अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पहला नंबर रियो में सम्मेलन हुआ था। दूसरा 1997 में क्वेटो प्रोटोकॉल, और 2015 में फिर पेरिस समझौता इसके मील का पत्थर साबित हुआ। अब इन तीनों का अलग अलग डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो जो वैज्ञानिक आधार उन रिपोर्टों के आधार पर मुझे मिला, तो आप लोगों से बताया था कि भैया ग्रीन हाउस गैसेस ही जिम्मेदार हैं हमारे परिवर्तन को, जलवायु के परिवर्तन करने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? एकदम रट लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपनी नाक से छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम एक दूसरे के क्या हुए? परस्पर सामंजस्य स्थापित कर रहते हैं। और इंसान कर क्या रहा है? पेड़ों की जबरदस्त कटाई, प्लाटिंग। देख रहे होंगे शहरों के आसपास जितने खेत हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, उनको सीधा उड़ा करके जो भू माफिया हैं प्लाटिंग कर दे रहे हैं। तो ये 4 गैसेस हैं, एकदम रट लीजिए। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन। ये कहाँ से निकलती है? तो हमारे जो प्रशीतक है, यानी प्रशीतक का मतलब फ्रिज, आप घर में फ्रिज यूज करते हैं, उसमें ठंडा करने के लिए, जो फ्रिज है ठंडा करने के लिए ऐसी गैस का प्रयोग ये निकालती है। तो उसी में से ये गैस निकलती है जिसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। AC घर में लगाते हैं, उससे भी CFC निकलती है और ये बहुत खतरनाक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस करती क्या हैं? पृथ्वी की सतह से, अभी हमने चित्र में देखा था, निकलने वाली ऊष्मा को रोक लेती हैं और जिससे तापमान
बढ़ता है। यही वैश्विक ऊष्मीकरण का कारण है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं मेरे भाइयों। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी पृथ्वी के चारों तरफ गर्मी ज़्यादा हो रही है। उससे क्या होगा, पहाड़ों पर जो ग्लेशियर है, बर्फ़ है, वो पिघलेगी और नदियों में जाएगी और नदियों के थ्रू समुद्र में जाएगा। तो जो तटीय इलाके हैं, ऐसे ऐसे कुछ देश हैं, कुछ द्वीप हैं जो डूबने की कगार पे हैं। ऐसा कहा जाता है 100-200 साल में वो डूब जाएंगे पूरी तरीके से, अगर यही हाल रहा तो ग्लोबल वार्मिंग पे भी निबंध लिखने के लिए आता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस के निकलने के मुख्य कारण क्या है? तो जिसे हम जीवाश्म ईंधनों का दहन, आपने देखा होगा जो एनटीपीसीज हैं, थर्मल पावर हाउसेस हैं, बिजली बनाने के लिए एक एक दिन में मैंने देखा है 4 से 6 गाड़ी कोयला जला देते हैं। 6 गाड़ी ट्रेन से लद लद के कोयला आ रहा है। और कोयला निकल कहाँ से रहा है? यहीं पृथ्वी से। हमारे देश में कोयला की खानें कहाँ हैं? आप लोग कमेंट में मुझे देते रहें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। मैं इतनी मेहनत करके कंटेंट तैयार करता हूँ, तो आप लोग के पास, सबके पास मोबाइल है, और खोजें कि भारत में कोयले की खान, प्रमुख खाने कहाँ कहाँ पर हैं। अभी मत लिख देना सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान कोयले की खाने कहाँ कहाँ हैं, कमेंट करके बताना ज़रूर। पेट्रोलियम, हम लोग क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम का प्रयोग कर रहे हैं, नेचुरल गैसेस उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और उनका हम लगातार दहन कर रहे हैं, और उससे गर्मी बढ़ रही है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन का इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, और जिसके कारण से ही ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो रही हैं, हमारे पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वनों की कटाई, अब ये भी बताया, हाईवेज बनाने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती करने के लिए। आपने एक और, हाँ, खेती की बात आई, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, कमेंट करिए, झूम की खेती क्या होती है? कई बार टीटी परीक्षाओं में पूछा गया झूम की खेती। कमेंट करके बताइए जो लोग जानते हैं झूम की खेती क्या होती है। मैं लिख दे रहा हूँ, झूम की खेती क्या होती है, और झूम की खेती से कैसे जंगलों को इंसान काट देते हैं, वो कमेंट करके बताइए, या किसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। झूम की खेती से बहुत सारे वन काट दिए जाते हैं। और औद्योगिकीकरण, फैक्ट्रीज लगाने के लिए जो भी ज़मीनें देख रहे हो, सरकार जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको ज़मीनें कौड़ियों के भाव में उपलब्ध करा दे रही है, सस्ते में, कि जाओ भैया फैक्ट्री लगाओ। सबको अंधी दौड़ लगी है, विकास करने की दौड़ लगी कि मैं बहुत आगे हो जाऊँ, कितना पैसा कमा लूँ, कितना आगे बढ़ जाऊँ। तो उसके लिए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अपने शहर जहाँ भी रहते हों देखे होंगे कि वहाँ कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है। कंक्रीट मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं, हर साल 1-2 किलोमीटर का दायरा लंबा हो जाता है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। और चौथा प्रमुख कारण है वाहन प्रदूषण। वाहन में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, आजकल सीएनजी आया है, ऐसा कहा जाता है कि सीएनजी जो है नेचुरल गैस है और वो सीएनजी से हमारा प्रदूषण कम फैलता है। लेकिन जो पेट्रोल का कंबस्शन होता है उसमें से कार्बन निकलता है, डीजल जलता है उसमें से कार्बन निकलता है। तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं हर साल। यहाँ तो एक ट्रेंड हो गया है, शादी में मोटरसाइकिल नहीं मिली तो बारात नहीं आएगी, मोटरसाइकिल जरूर मिली। और थोड़ा सा मिडिल क्लास उससे ऊपर जाएंगे या मिडिल क्लास में जाएंगे तो उसमें कार का चलन हो गया, भैया कार देना जरूरी है। पांचवा कारण क्या है? ये कारण भी है, इस पर भी बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो निकलने के कौन कौन से कारण हैं। 3 कारणों को आप लिख लीजिए। वाहन प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। उसका अगला कारण है कृषि एवं पशुपालन से उत्सर्जन। अब प्रश्न उठता है कि भैया गाय भैंस पालते हैं तो उससे कैसे उत्सर्जन और हमारे वातावरण का प्रदूषण होगा? मीथेन गैस आपने सुना होगा, कभी देखा भी होगा। गोबर गैस पहले बनती थी, घर में गोबर गैस बनाया। जो लोग थोड़ा 30-40 साल के हैं उनसे पूछिएगा कि एक समय आया था, विज्ञान ने बताया गोबर गैस से खाना बना सकते हैं। यानी गोबर जहाँ पर गड्ढा करके, जहाँ गांव में देसी कहा जाता है घूर में गोबर को इकट्ठा कर दीजिए, उसमें पानी जब बारिश होती है तो भर जाता है, तो उसमें से अजीब सी गैस निकलती है, वही है मीथेन गैस, CH4। तो मीथेन गैस गोबर से, पशुपालन, पेशाब से, उनके अमोनिया, तो पेशाब से ये जो गैसेस निकलती हैं, यानी हम पशुपालन लगातार कर रहे हैं, घर के आसपास गंदगी करते हैं, जिसके जानवर होंगे वहाँ जो जानवरों के लिए शालाएँ बनवाई हैं, गौशालाएँ बनवाई हैं, तो उसमें जो गोबर आप निकालने लगते हैं तो कितना बदबू आती है। वह भी गैस ही है और जिसमें मीथेन गैस प्रमुख रहती है। अपशिष्ट प्रबंधन में कमी, इस पर भी बहुत चर्चा करने की ज़रूरत है। और हम लोगों की कमी क्या है? हम खुद रील देखते हैं और हमारे बच्चे भी रील देखने में बिजी हैं।
कभी चर्चा नहीं करते, कभी किताबें नहीं पढ़ते, ये सारी कमियां हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, सबके घर में क्या होना चाहिए, 2 कूड़ा होना चाहिए, एक कूड़ेदान, 2 कूड़ा नहीं, 2 तरीके का कूड़ेदान होना चाहिए, एक गीला कूड़ा और एक सूखा कूड़ा, है ना। तो जो सूखा कूड़ा है उसे जला करके या उसे किस तरीके से निपटान किया जाए, और जो गीला कूड़ा है उसे फिर से हम ऑर्गेनिक खाद बना करके हम यूज कर सकते हैं। एक और टर्म आता है अपशिष्ट प्रबंधन में, ट्रिपल आर का। ट्रिपल आर का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ट्रिपल आर का क्या मतलब है। रिड्यूस यानी हमें जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उनका उपयोग आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस उपयोगिता को रिड्यूस करिए। और अगर कोई चीज़ है तो उसको रिड्यूस, रीयूज। मान लिया पॉलीथीन आपको यूज करना ही पड़ता है, सब्जी वाले से सब्जी लिए आप झोला नहीं खरीद सकते, तो एक दिन पॉलीथीन मजबूत वाली खरीद लीजिए और फिर उसी को बार बार यूज करिए ना। लेकिन यह है कि जितनी बार सब्जी लेने जाएंगे उतनी बार पॉलीथीन लाएंगे। पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाई गई, लेकिन क्या कोई मान रहा है? नहीं। तो बात यह है कि ये जलवायु परिवर्तन करे कौन? जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं, अभी आएंगे उस बात पे, जब तक हमारे सभी जनजागरण नहीं होगा, सबके मन में जागरूकता नहीं गई, फिर फैलाएगा कौन? शिक्षक। हम जैसे शिक्षक, आप जैसे शिक्षक। शिक्षकों का काम है बच्चों के मन में अस्थायी परिवर्तन लाना, जलवायु के प्रति उनके मन में संवेदना पैदा करना। क्या कर पा रहे हैं? नहीं। तो अपशिष्ट प्रबंधन, सरकारें भी पूरे शहर से कूड़ा निकल रहा है, फिर एक जगह जाके इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन उस कूड़े में भी गीला भी मिला दिया, सूखा भी मिला दिया, सब इकट्ठे घुसा दिया, और वो जाके उसका निपटान कौन करता है? भगवान जाने, कहीं ले जाके फेंक देते हैं। तो ये प्रबंधन में कमी है, ये प्रमुख कारण है मेरे भाइयों, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के लिए वैश्विक पहल क्या हुई? इन सब कारणों का पता लगा के निपटान के लिए पूरी दुनिया में कौन कौन सी पहल हुई, इस पर भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पहला है रियो अर्थ समिट। कब हुआ, कहाँ हुआ? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आइए हम विकिपीडिया की वेबसाइट पर लिए चलते हैं और रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आपके पास भी मोबाइल है, आप भी खोज करके कि रियो पृथ्वी सम्मेलन में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए। मैंने बताया जो आईपीसीसी ने रिपोर्ट दिया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने जो रिपोर्ट दिया, साइंटिफिक रिपोर्ट दिया, उसके बाद 1992 में 3 जून, नोट करिए, 3 जून से 14 जून तक 10 दिन करीब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCED, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के बाद, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, उसके बाद ये सम्मेलन हुआ था। और आगे खिसकाएंगे तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। मुद्दे कौन कौन से शामिल थे ये पढ़ लेते हैं। उत्पादन के पैटर्न पर व्यवस्थित निरीक्षण, विशेष रूप से विषैले घटकों का उत्पादन, जैसे पेट्रोल में लेड या रेडियोधर्मी रसायनों सहित विषैला अपशिष्ट मिलाया जा रहा था। जीवाश्म ईंधन, जैसे अभी बताया था, पेट्रोल, डीजल और कोयला, ये सभी के बदले वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं जो कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं, उन पर चर्चा करना। मुद्दा यही मुद्दा था। वाहनों के उत्सर्जन, शहरों में भीड़भाड़ और प्रदूषित हवा और धुएं के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना, ये सभी मुद्दे थे रियो के पृथ्वी सम्मेलन के। जल के बढ़ते उपयोग और सीमित आपूर्ति, जल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पास सीमित संसाधन थे। तो ये तो रहे रियो के सम्मेलन में क्या क्या मुद्दे थे, उन पर चर्चा हुई। 1997 में, उसके बाद 92 के बाद 5 साल बाद ये निर्धारित हुआ रियो में कि 5-5 साल की एक कार्य प्रणाली बनाई जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट लिया जाएगा। क्या हुआ? क्वेटो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया। क्वेटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये भी प्रश्न आता है, क्वेटो प्रोटोकॉल किस सन में हुआ? तो 1997, नोट कर लीजिए, ये प्रश्न एकदम तय है आना परीक्षाओं में। आइए लिए चलते हैं क्वेटो प्रोटोकॉल को समझने के लिए विकिपीडिया की वेबसाइट पर आ गए हैं। गूगल में खोज करके विकिपीडिया की वेबसाइट से जो जानकारी निकल के आ रही है, 1997 का क्वेटो प्रोटोकॉल एक वैश्विक संधि थी, समझौता था सभी देशों के बीच में। और क्या समझौता था अभी सामने निकल के आएगा। कब? 1997 में, जिसने औद्योगिक देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध किया।
तय कर दिया गया कि भैया आप विकसित हो चुके हो, अब आपकी जिम्मेदारी है, जैसे विकसित देश हैं उनसे कहा गया कि आप ग्रीन हाउस गैसेस जो भी उत्सर्जन हो रहा है उनकी मात्रा में कटौती करिए, कम करिए। तो प्रमुख पहलू क्या थे? उत्पत्ति और उद्देश्य, है ना। जो आप कानूनी बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाली पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए, कितना? विकसित, अभी बात कर रहे थे, विकसित राष्ट्रों को 6 गैसें लिस्ट की गई। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोकार्बन, यानी CFC के भी 3-4 प्रकार हैं, नोट कर लीजिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और हेक्साफ्लोरोकार्बन, ये 6 गैसेस की लिस्टिंग की गई और विकसित देशों से कहा गया भैया आपका जो 1990 में उत्सर्जन स्तर था उससे 5% की कमी करिए। यानी 90 में जितना उत्सर्जित कर रहे थे, अगर 100 की मात्रा में कर रहे थे तो अब 95 करिए, 5% घटाइए। प्रोटोकॉल में विभिन्न राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की मान्यता दी गई। उस समय विकासशील देशों के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। जैसे भारत एक विकासशील देश था और आज़ादी के बाद बस पनप रहा था, फल फूल रहा था, अपनी कंपनियां लगा रहा था, लेकिन अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो फिर ये कहाँ से? तो वो तय हुआ कि चलिए ठीक है, उनको छूट दी जाती है जो अभी विकासशील है। लेकिन जो विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जो हैं विकसित देश हैं, वो अपनी उत्सर्जन में कमी लाएं। तो लचीला तंत्र, सबसे बड़ी बात ये लचीला तंत्र था, यानी छूट दी गई देशों को। प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 तक, 2013 से 2020 तक था। सीमाएं और सफलताएं, यद्यपि यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों ने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त भी कर लिए थे, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए समग्र लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। विकासशील देशों से बढ़ते उत्सर्जन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख उत्सर्जकों की गैर भागीदारी, अमेरिका ने जो मना करते, भैया ये सब हमें समझ में नहीं होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कहते हैं कि कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे सन के नेता भी हो जाते हैं जो विज्ञान को मानते ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, मेरे कार्बनिक इमिशन कोई जरूरत नहीं। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे थे, ये गैर जिम्मेदाराना काम करने लगे, इसीलिए सफलता नहीं मिल रही। ये तैयारी नहीं हुई उत्सर्जन कम करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, हम फिर से लिए चलते हैं आपको अपनी स्लाइड पर। फिर उसके बाद 2015 में पेरिस समझौता हुआ जो मील का पत्थर साबित हुआ। आपको फिर लिए चलते हैं पेरिस समझौता पर। फिर से आपको लेकर आए हैं पेरिस समझौता के बारे में समझने के लिए विकिपीडिया की वेबसाइट पर। पेरिस समझौता, जिसे पेरिस जलवायु समझौता भी कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। हस्ताक्षर जिसमें 2016 में हुए, लेकिन 2015 में माना जाता है, लेकिन उसमें सिग्नेचर 2016 में हुए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संधि में जलवायु परिवर्तन समन, अनुकूलन और वित्त शामिल है। पेरिस समझौते पर फ्रांस के पास, ध्यान दीजिएगा, 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 196 दलों द्वारा बातचीत की गई। फरवरी 2023 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC के 195 सदस्य समझौते के पक्ष में हैं। 195 सदस्य समझौते के पक्ष में हैं। देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सभी देश इसमें शामिल हो गए। लेकिन अभी देखना मजा आएगा कब, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, 2020 में समझौते से हट गया। मैं कह रहा था सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना कौन है? अमेरिका। भैया तानाशाह है, कहता है वो पृथ्वी सम्मेलन, ये सब क्या है ग्लोबल वार्मिंग, कुछ नहीं है। पेरिस समझौते पर एक दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य दिया गया। लक्ष्य क्या था? वैश्विक सतही तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 सेंटीग्रेड काफ़ी नीचे रखना है। संधि में यह भी कहा गया कि वृद्धि सीमा अधिमानतः केवल 1.5 सेंटीग्रेड होनी चाहिए। तापमान में वृद्धि जितनी कम होगी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उतने ही कम होंगे। इस तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जल्द से जल्द और जितना हो सके उतना कम किया जाना चाहिए। ये बात तो सब कह रहे हैं। उन्होंने 21वीं सदी के मध्य तक नेट जीरो तक भी पहुंचाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 50% की कटौती करने की आवश्यकता है और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। हमारा देश भी काम कर रहा है। आपने देखा होगा ढेर सारा काम सोलर पर डिपेंडेंसी के लिए, हर घर सोलर की जो अभियान चलाया गया है,
तो बिजली की निर्भरता कम हो तो कोयले पर जो ज़्यादा दहन हो रहा है, जीवाश्म का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, वो कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो 2030 बार बार आ रहा है, तो 2030 तक वहीं पेरिस समझौते में ही 2030 तक उत्सर्जन में 50% की कटौती की आवश्यकता है। इसीलिए देख रहे होंगे हमारे देश में कहा गया 2030 तक खूब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी। भैया कई साल रहेंगे, 5 साल और है। तो 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद वैश्विक उत्सर्जन में गिरावट के बजाय हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन 2024 में सबसे गर्म वर्ष, वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हो गई। भैया प्रकृति किसी के बस में नहीं, इंसान कर रहा है बस, लेकिन हमको तो परीक्षा देना है। परीक्षा देना है तो जानकारियाँ जुटाना है। मतलब 2000 लक्ष्य बना रहे हैं 2015-16 में, और 24 में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और उसका असर देख रहे हो। इस बार भारत में कितनी बरसात हुई, बाढ़ आई, चाइना में भी बाढ़ आई थी। तो चाहे जितना बड़ा महाशक्ति हो, प्रकृति के आगे सब जीरो हो जाएंगे। चलिए फिर से लिए चलते हैं अपनी स्लाइड पर और आगे बढ़ते हैं। आइए अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। एसडीजी लक्ष्य के बाद अब मुझे चर्चा करना है भारत के क्या क्या प्रयास हैं। तो भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है NAPCC, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिए। अब मैं स्लाइड पे लिखा नहीं हूँ, आप लोग कमेंट करें। राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन 2008 में स्थापित किया गया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लोग देखते नहीं हैं, इतना लंबा वीडियो अगर बनाते हो तो कोई पूरा देखेगा नहीं। फिलहाल राष्ट्रीय कार्य योजनाएं तैयार करना भारत सरकार ने सबको कहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा को ISA में बनाया गया। नवीनीकरण ऊर्जा का विस्तार आप देख ही रहे हैं, हर घर सोलर परियोजना लागू की गई और तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। और हरित भारत अभियान भी उसी का एक हिस्सा है। इको क्लब वगैरह देख रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है। तो लिखना हो तो आप उस पर लिख सकते हैं। समाधान क्या है? समस्याएं तो मैंने बता दिया, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस और जलवायु परिवर्तन पर समाधान क्या है? हम सबको चाहिए कि अब मोटरसाइकिल बेच के इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलने के लिए। उसका असर देख भी रहे होंगे, ओला की इलेक्ट्रिक बाइक अब बाज़ारों में खूब दिखने लगी। तो हमें नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करना है, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना है, वृक्षारोपण और वन संरक्षण करना है, और क्या करना है? अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण। 3R का नाम बताया था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, उसका ध्यान रखिएगा। तो अपशिष्ट प्रबंधन में ये जरूरी है। और शिक्षा और जागरूकता फैलाइए लोगों के मन में, ताकि वो अगले दिन बकरी और सांड ना चरने पाए। माँ के नाम पर लगाया हुआ पेड़, जिसने माँ की कसम खा के मैंने लगाया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और उस पेड़ को बकरी और सांड चर जा रहे हैं। अगर हो गया तो फिर आपकी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। भविष्य में क्या चुनौतियाँ आ रही? भैया ये ट्रंप महोदय की चुनौती हैं। ऐसे ऐसे नेता सनकी हो जाते हैं कि वो कहते हैं हम एमा भाग न ले भाई, पृथ्वी सम्मेलन में हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जौन करे का है, हम और कार्बन निकालब। वैश्विक सहयोग की कमी, बड़े देश साथ ही नहीं दे रहे। होने तो जो होगा। विकसित व विकासशील देशों में जिम्मेदारी का विभाजन अलग अलग हो गया। विकासशील को कहा गया भैया ठीक है तुम और उत्सर्जन कर सकते हो क्योंकि अभी तुम डेवलपमेंट कर रहे हो। वित्त और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, यानी पैसा इतना खर्च होता है वो कहाँ से आएगा, ये सब भी देखना है। निष्कर्ष क्या है? तो ये आखिरी होगा। जलवायु परिवर्तन पर मानव सभ्यता के लिए अस्तित्व का संकट है। हमारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा जरा सोचिए। जब तापमान 55 डिग्री एवरेज रहेगा, रात में निकलना, दिन में मत निकलना कोई काम करने के लिए। दिन में सब लोग सोना, घर में AC लगा के सोलर ऊर्जा से। उद्योग और नागरिक सभी को मिलकर कार्य करना होगा, लेकिन कहाँ कार्य कर रहे हैं? अडानी को और पेड़ कटवाना हो तो कटवा लें। मैं नाम नहीं लूँ, ऐसे बहुत सारे कंपनियों को प्रसार के लिए जाने कितने वन काट दिए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण पर केवल नीतियाँ बनाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि जीवन शैली में उसका बदलाव लाना जरूरी है। सतत विकास ही दीर्घकालिक समाधान है, हमें आगे बढ़ना है। तो जलवायु परिवर्तन, ये तो दूसरा वही चीज़ हो गया। तो ये रहे कुछ बातें जो हमने जलवायु परिवर्तन के नाम से आप लोगों के सामने साझा किया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।